हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। माय टुडेज टॉपिक इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन? आई चोज दिस टॉपिक बिकॉज इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि अधिकतर बच्चे इन दोनों टॉपिक को मिक्स कर देते हैं। सो माय डियर ऑल, ओजोन लेयर डिप्लीशन डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जबकि दोनों ही ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग दोनों ही इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं एंड दोनों ही ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती हैं, जिसमें कि हम एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स को रिलीज कर रहे हैं। ओके, सो आई विल डिस्कस वन बाय वन। पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इन वेरी सिंपल वर्ड, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, अब ग्लोबल वार्मिंग का क्या एडवर्स इफेक्ट है? अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो हमारी आइस कैप्स हैं, उन आइस कैप से आइस मेल्ट होना शुरू होती है एंड जिसकी वजह से जो हमारा ओशन है, जो हमारा समुद्र है, उसका वाटर लेवल राइज होता है एंड राइज होने की वजह से जो लो लाइन एरियाज हैं या जो कोस्टल एरियाज हैं, जो ओशन के चारों ओर की जो लैंड सरफेस है, इट विल मर्ज इनसाइड द ओशन वाटर। ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। नाउ व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। नाउ व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। These are greenhouse gases. Okay, now ये greenhouse gases कहाँ से रिलीज हो रही हैं? So these are being released mainly by burning of fossil fuel. हम जितने भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स यूज करते हैं उसमें फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं एंड जो हमारे पावर प्लांट्स हैं मोस्टली फॉसिल फ्यूल इज बीइंग यूज्ड एंड जो हमारी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, देयर आर वेरियस एक्टिविटीज इन विच दीज पॉल्यूटेंट्स और दीज ग्रीन हाउस गैसेज आर बीइंग रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर. सो ऑल दीज ह्यूमन एक्टिविटीज आर नोन एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. ओके, तो इन एक्टिविटीज के थ्रू क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेज हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ दीज ग्रीन हाउस गैसेज are responsible for increase in atmospheric temperature. इन ग्रीन हाउस गैसेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब इन पर सोलर रेडिएशन जब पड़ता है तो ये क्या करती हैं? उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है कि आपका वो रेडिएशन कहाँ रहता है? एटमॉस्फेयर में ही रहता है एंड वो क्या कर देता है? आपके टेम्परेचर को बढ़ा देता है. अगर आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विल बी मोर एंड इट विल कॉज मोर इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. लेट अस टॉक अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन. इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जो अर्थ की सरफेस है, इस अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर तक का जो एटमॉस्फेयर है, दिस इज नोन एज ट्रोफोस्फेयर एंड 10 किलोमीटर के बियॉन्ड up to 35 kilometers जो है, that is known as stratosphere. Now question arises whether the ozone is good or bad. अगर ये ओजोन आपकी ट्रोफोस्फेयर में है then it is bad. Why? Because ozone itself is a poisonous gas, number one. Number two, ozone is a greenhouse gas. But if ozone is there in stratosphere, then it is useful for us. Why? Because ozone in stratosphere protects us. किस चीज से प्रोटेक्ट कर रही है? सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को
अर्थ सरफेस पर पहुंचाने से प्रोटेक्ट कर रही है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब ऑक्सीजन पर स्ट्रेटोस्फेयर में जब ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती हैं तो वो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें? 2 ऑक्सीजन के एटम में ब्रेक डाउन हो जाता है। एन एटम बीइंग हाईली रिएक्टिव वो एटॉमिक फॉर्म में ज्यादा देर नहीं रह पाता है, तो वो क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, O3 बना लेता है, मतलब ओजोन का मॉलिक्यूल बना लेता है। सो O2 जिसमें 2, ये क्या है, ये है आपका O2, ये है आपका ऑक्सीजन का एक एटम, ये मिक्स हुए और इन्होंने क्या बनाया, O3, दैट इज ओजोन। सो दिस वे ओजोन लेयर फॉर्मेशन अकर्स इन स्ट्रेटोस्फेयर। अब हम बात करते हैं हाउ दिस लेयर इज डिप्लीटिंग। We can say that due to the development in science and technology, we are releasing lot of pollutants in the atmosphere. Okay, and these pollutants, some of the pollutants, they are responsible for the depleting of ozone layer. And those substances which are depleting the ozone layer are known as ODS or ozone layer depleting substances. More than 200 ODS are being released due to anthropogenic activities in the atmosphere, and few of the ODS I will name here. One is CFC, that is chlorofluorocarbon, and another is HCFC, that is hydrochlorofluorocarbon. Okay. जब ये रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, देन दे राइज अप एंड रीच देयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, एंड दे ऑलमोस्ट टेक 2 to 5 years टाइम टू रीच देयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने के बाद जब इन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल करता है तो इनका जो क्लोरीन है वो एटम के फॉर्म में अलग हो जाता है। ओके, and that chlorine atom, as I have already told कि atoms are always highly reactive, ये क्लोरीन का एटम किससे रिएक्ट करता है, ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 1 chlorine atom breaks or destroys 1 lakh ozone molecules. So this way there is depletion of ozone layer. Got it? Now depletion of ozone layer is known as, या thinning of ozone layer is known as ozone layer depletion. And इसी को ozone hole भी कहते हैं. However, this word is misleading. There is no hole. Okay? In 1980 में एंटार्क्टिका के ऊपर सबसे पहले इस ओजोन लेयर की थिनिंग को ऑब्जर्व किया गया एंड इट वाज नेम्ड एज ओजोन होल। ओके, सो एक वास्ट एरिया है जो कि ऑल ओवर सभी कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है, जहां पर कि आपकी ये ओजोन लेयर क्या हो चुकी है, थिन हो चुकी है। ओजोन लेयर थिन होने की वजह से क्या है कि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कौन सा, बी टाइप की, UVB, जो कि हाईली हार्मफुल हैं, दे आर रीचिंग ऑन द अर्थ सरफेस। ये केवल ह्यूमन बीइंग के लिए ही नहीं, इवन प्लांट्स के लिए भी क्या है, हार्मफुल है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।